जी, लास्ट टाइम टेस्ट डिस्कशन से पहले जो हमारा मेन टॉपिक ग्रामर का चल रहा था वो था प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस के ऊपर जो है ना वो हम बात कर रहे थे और प्रपोजिशंस ऑफ टाइम पर तो हमने बात कर ली थी कि दिन की टाइमिंग है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रपोजिशंस कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं, की जा सकती हैं। और फिर उसके बाद हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के ऊपर जो है वो बात कर रहे थे कि जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं उनको हम किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर आप ये देखें कि वो जो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस उसके अंदर हमने जो ऑन, ओवर, एट, अप, अबव इस किस्म की जो मतलब जिनके लिए उर्दू के अंदर हम सिर्फ ऊपर का लफ्ज़ जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के अंदर जो है ना वो ऊपर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो वाली प्रपोजिशन जो है ना वो हमने डिस्कस की। उससे पहले इन और इन टू का डिफरेंस देखा, ऑन और ऑन टू का डिफरेंस जो है ना ये देखा। ये चीज़ें हमने, ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रपोजिशंस। आज हम मज़ीद कुछ और प्रपोजिशंस के हवाले से जो है ना वो बात करेंगे। तो उसके अंदर आप देखें कि कुछ और प्रपोजिशंस के अंदर, अब जैसे मिसाल के तौर पर देखें हमारे पास प्रपोजिशन है along और across, ये दो प्रपोजिशंस। आप ये देखें along का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक लाइन है और उसके पैरेलल आप मूव कर रही हैं या पैरेलल कोई और चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसको शो करने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं along। जैसे मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं along the river, along the river का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं along the road, along the road, सड़क के किनारे किनारे साथ साथ कोई शख्स पैदल चला जा रहा है तो walking along the road यूँ कहा जाएगा, walking along the river। अच्छा, इसी तरह आप देखें along the corridor, कॉरिडोर है, बरामदा है और कोई स्टिक, कोई छड़ी लंबी सी वो इस तरह से पड़ी हुई है कि दीवार के साथ साथ है, हम कहेंगे along the corridor। तो ये चीज़ जो है ना वो ज़हन में रखें। इस सिचुएशन में आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे along। अच्छा, फिर आप देखें अगर इसको क्रॉस कर रही है कोई चीज़ तो फिर आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे across। फिर इस्तेमाल की जाएगी प्रपोजिशन across। अगर लाइन को क्रॉस किया जा रहा है, उसके पैरेलल कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही या पैरेलल मूव नहीं कर रही बल्कि उसको कहीं पे क्रॉस कर रही है तो फिर आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे across। जैसे मिसाल के तौर पर सड़क आप पार कर रहे हैं तो walked across the road, तो इसका मतलब हो गया सड़क पार करके जाना जो है, walked across the road, इसका मतलब जो है ना वो ये हो जाएगा कि सड़क पार करके जो है ना वो आप जा रहे हैं। इसी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे कि a tree was lying across the road, कि एक जो दरख्त था वो सड़क के आर पार पड़ा हुआ था, so the road was blocked। So the road was blocked, लिहाजा वो जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई थी। अब जाहिर सी बात है अगर वो ब्लॉक हो गई थी तो इसका मतलब यही है कि वो सड़क के आर पार जो है वो दरख्त जो है वो गिरा हुआ दरख्त जो है ना वो वहाँ सड़क के आर पार पड़ा हुआ है। इसका मतलब जो है ना वो ये। तो ये along और across के दरमियान जो वो डिफरेंस है इसको जो है ना वो अच्छी तरह आप ज़हन के अंदर रखेंगे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि प्रपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू, THROUGH, थ्रू प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें थ्रू, थ्रू का मतलब यह होता है कि कोई भी एक बाउंड्री है, कोई भी एनक्लोज्ड
एरिया है या कोई मतलब चीज़ है, आप उसके एक एंड से एंटर होते हैं और पूरे दरमियान से होते हुए दूसरे एंड से बाहर। मिसाल के तौर पर कोई प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स, ये जो है ना, ये प्ले ग्राउंड है। आप इसके एक एंड, एक जो लिमिट है, यहाँ से आप एंटर होते हैं और पूरे दरमियान से होते हुए दूसरी साइड से आप बाहर निकल आते हैं, तो हम कहेंगे वॉक्ड थ्रू द ग्राउंड। यहां पर प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी थ्रू, वॉक्ड थ्रू द ग्राउंड। इसी तरह आप ये देखें, दरवाजा है, खिड़की है, मिसाल के तौर पर खिड़की है, सपोज विंडो, आप उस विंडो में से देखते हैं, आप उसके आर पार बाहर नजर डालते हैं, तो उस सूरत में भी आप देखें सीइंग थ्रू द विंडो, वहां पर भी आप एक्सप्रेशन जो प्रपोजिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, सीइंग थ्रू द विंडो, के विंडो में से बाहर झांकना, थ्रू द विंडो। या जैसे मिसाल के तौर पर आप किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब, और एक दफ़ा आपने शुरू से लेकर एंड तक उसको रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, आप कहते हैं कि एक दफ़ा पूरे सिलेबस में से या पूरी बुक में से मैं गो थ्रू हो गया। आप इंग्लिश की एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं गो थ्रू, कि जी इसके पूरे सिलेबस में से जो है ना वो मैं गुजर गया, एक दफ़ा गो थ्रू हो गया। तो वहाँ पर आप देखें, आप लफ्ज़ प्रपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू। तो ये चीज़ जो है वो ज़हन में रखें कि ये जो थ्रू की जो प्रपोजिशन है, इसको आप किस सेंस में जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप किसी एक एनक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर एक लिमिट से एंटर होते हैं और पूरे दरमियान से होते हुए दूसरी तरफ से उस बाउंड्री की दूसरी लिमिट से बाहर चले जाते हैं। यू वॉक थ्रू, यू गो थ्रू। तो उस सूरत में जो है ना ये प्रपोजिशन थ्रू इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह फिर आप देखें कि आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं बी वाई बाई। बी वाई बाई की प्रपोजिशन जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। अब यहां पर आप ये देखें कि बाई का मतलब होता है करीब, पास, बी वाई बाई। एक तो वो आप एक्टिव पैसिव के अंदर बी वाई बाई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वहाँ बाई का मतलब के ज़रिए से लिया जाता है, और फिर बाई का मतलब होता है कि करीब से, पास से। जैसे मिसाल के तौर पर, अब बहुत आम सी एग्जांपल और आपके जहनों के अंदर यकीन होगी, देखिए आपका वो जो लेसन है, बिल्कुल पहला फर्स्ट ईयर का बुक 1 का जो पहला लेसन है, बटन बटन, और वेरी फर्स्ट लाइन जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और क्या लिखा हुआ है, द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर। आप जरा गौर करें, वहां पर लिखा हुआ है द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर। अब यहां गौर करें, बाई द फ्रंट डोर, ये बाई किस मतलब में है, करीब के मतलब में, कि वो जो पैकेज था, पैकेट था, वो सामने वाले या बाहर वाले या सदर दरवाजे के करीब ही पड़ा हुआ था, पास ही पड़ा हुआ था। और आपने प्रपोजिशन देखे वहां पर बी वाई बाई इस्तेमाल हुई। बाई का मतलब होता है करीब से, पास, पास से। अच्छा, फिर इसी तरह आप ये देखें बी वाई बाई, इसी ही मीनिंग में आप कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहीं पे सड़क पर खड़े हुए हैं या कहीं किसी ग्राउंड में या कहीं किसी भी जगह पर खड़े हुए हैं, कोई आपके करीब से गुजर कर आगे चला जाता है। आप इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉक्ड बाय मी, मतलब मेरे करीब से होकर गुजर गया, या वो मेरे पहलू में मेरे साथ साथ मेरे करीब करीब होकर जो है ना वो चल रहा था। ही वॉक्ड बाय मी, इसका मतलब ये भी है, ही वॉक्ड बाय मी, तो वो मेरे करीब करीब मेरे साथ साथ जो है ना वो चल रहा था, ही वॉक्ड बाय मी। तो इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं साइड बाय साइड, पहलू ब पहलू। अब साइड बाय साइड का लफ्ज जो है ना वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो साइड बाय साइड का मतलब भी तो यही बनता है कि दोनों की साइड्स जो है ना वो करीब करीब है आपस में।
नज़दीक है, साइड बाई साइड का मतलब भी यही बनता है। तो ये ज़हन में रखें, बी वाई बाई की प्रपोजिशन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में आप ये मतलब दे रहे होते हैं कि कोई चीज़ करीब, पास, नज़दीक, ये सेंस जो है ना वो दे रहे होते हैं बी वाई बाई की प्रपोजिशन जो है ना जब आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें कि आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं अनटिल, और फिर इसी ही सेंस में बी वाई बाई भी इस्तेमाल होती है। आप देखें जरा गौर करें, अनटिल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं और बाई का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, आप जरा गौर कीजिए, सेंटेंसेस हम लिखते हैं कि वी विल फिनिश आवर असाइनमेंट by the end of this month. We will finish our assignment by the end of this month. अब यहां गौर करें, by का मतलब है तो वही करीब, यहां पर भी वही मतलब है। by the end of this month का मतलब यह है कि आप इस महीने के एंड तक, यानी महीने के करीब, महीने का जो एंड है वो करीब आते आते आप इसको खत्म कर लेंगे। महीने का एंड जब करीब होगा तो उस वक्त तक आप इसको जो है ना वो ख़त्म कर लें। तो इसी तरह से आप कहते हैं बाय नेक्स्ट by next week we will have bought a new house. By next week we will have bought a new house. अगले हफ्ते तक हम एक नया घर परचेज कर चुके होंगे, खरीद चुके होंगे। We will have bought a new house. अब यहां पर भी आप देखें by next week तो अब यहां पर आप ये देखें, फर्क देखें। अब ये बाई का मतलब आपने पढ़ लिया, देखें अनटिल का मतलब भी यही होता है कि उस वक्त तक, और बाई का मतलब भी वही होता है। अब जरा फर्क देखें, और एक और सेंटेंस हम लिखते हैं, उसके ऊपर गौर कीजिएगा कि your hostel arrangement is in process. You can stay here until then. Your hostel arrangement is in process. You can stay here until then. अच्छा, यहाँ पे You can stay here until then. अब यहां पर जरा गौर करें कि स्टेइंग एक्शन जो है वो अभी जारी है, अभी भी आप एक जगह पर स्टे कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो हॉस्टल अरेंजमेंट है वो हो रही है, जब तक नहीं होती उस वक्त तक आप यहाँ पे ठहरे। अब यहाँ पर आप ये देखें, स्टे तो अब भी कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कि अभी स्टे करना शुरू नहीं किया, स्टे तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन उस स्टे का जो प्रोसेस है, जो इस वक्त इन प्रोग्रेस है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक फ्यूचर टाइम तक। उस सूरत में आप क्या प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? अनटिल। और
अभी आपने एक प्रोसेस शुरू नहीं किया, यहां स्टेम प्रोसेस शुरू हो चुका है और अभी आपने एक प्रोसेस शुरू नहीं किया, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम फ्यूचर के उस टाइम तक ये कर लेंगे, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे बाय। अब जरा फर्क ज़हन में रखें। एक जगह है कि आप प्रोसेस शुरू कर चुके और उस शुरू किए हुए प्रोसेस को जो कि इन प्रोग्रेस है आप फ्यूचर के किसी टाइम तक कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, उस सूरत में अनटिल। और अभी आपने एक प्रोसेस शुरू ही नहीं किया, लेकिन आप ये आइडिया दे रहे हैं कि फ्यूचर के इस टाइम तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे बाय। तो ये फर्क अनटिल और बाय का फर्क जो है ना, ये भी ज़हन के अंदर रहना चाहिए। अनटिल और बाय का जो फर्क, ये भी अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, फिर आप ये देखें कि हम मतलब प्रपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं कि in the end, sorry, actually or at the end, इन दी एंड और एट दी एंड। अब इन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान जो फर्क है वो भी देखें। आप ये देखें कि आप कहते हैं देयर इज अ हॉस्पिटल एट द एंड ऑफ द रोड। अब जरा गौर करें, देयर इज अ हॉस्पिटल एट द एंड ऑफ द रोड। अब यहां गौर करें, आपने प्रपोजिशन इस्तेमाल की एट द एंड ऑफ द रोड, सड़क के एंड पे। एक फिजिकल डिस्टेंस है उसको शो करने के लिए, और उस फिजिकल डिस्टेंस के एंड पे आप बात करते हैं, उस सूरत में आप कहते हैं एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द बुक। इसी तरह से at the end of the book, at the end of the page, इस सारी सिचुएशन में आपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है एट द एंड। और इन द एंड आपने कब इस्तेमाल करनी है? इन द एंड का मतलब यह होता है कि कोई प्रोसीजर जारी है उसके फाइनल नतीजे के तौर पर, उस सूरत में आप कहते हैं इन दी एंड, फाइनली। इन दी एंड का जो मतलब है वो फाइनली के मतलब में है। कोई एक प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोसीजर चल रहा है, और उस प्रोसीजर या उस प्रोसेस के एंड पे आकर कोई नतीजा निकल आता है, आप उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे इन दी एंड। उस सूरत में आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे इन दी एंड। जैसे मिसाल के तौर पर कि ही वॉज in search of a job for many months. He was in search of a job for many months. In the end, he was able to find a suitable one. अब यहां पर जरा गौर करें, he was in search of a job for many months, कई महीनों से जॉब की तलाश में था। in the end, आखिरकार, फाइनली। अब यहां पर एट द एंड नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा।
इन दी एंड बोलेंगे, इन दी एंड ही वॉज एबल टू फाइंड अ सूटेबल वन, कि आखिरकार वो एक सूटेबल जॉब हासिल करने के काबिल हो गया। इन दी एंड ही वॉज एबल टू फाइंड अ सूटेबल वन। इस सूरत में आप इन दी एंड इस्तेमाल करेंगे, एट दी एंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एट दी एंड उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस के हवाले से, या मतलब डिस्टेंस के हवाले से, या किसी चीज़ के ऊपर आप उसके एंड की बात करते हैं कि जी इस चीज़ के एंड पे, तो उस सूरत में आप एट दी एंड बोलेंगे। एट दी एंड की एक्सप्रेशन उस वक्त जो है ना वो बोलेंगे। तो अब ये ज़हन में रखें कि एट दी एंड और इन दी एंड का जो डिफरेंस है, इसको भी जो है ना वो ज़हन के अंदर रहना चाहिए कि एट दी एंड उस वक्त इस्तेमाल करना है जब किसी फिजिकल डिस्टेंस की लास्ट पॉइंट के करीब होने की बात कर रहे हैं, और इन दी एंड उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आप किसी प्रोसेस या प्रोसीजर के फाइनल रिजल्ट की जो है ना वो बात कर रहे हैं, या फाइनल जो कॉन्सिक्वेंस है जो उसकी जो है ना वो बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे इन दी एंड। अच्छा, फिर आप ये देखें कि अब ये जो मतलब प्रपोजिशंस हैं, इन प्रपोजिशंस के अंदर फिर मजीद देखा जाए तो आप फ्रेजल वर्ब्स के तौर पर बाज़ औक़ात जो है, हमने ये पहले डिस्कस किया, में ये हमारा जो पेन है ये हमें बहुत तंग कर रहा है। ये अभी हमारे हाथ पे सही तरह चढ़ा नहीं है, यह वाकई पेन में मसला है, कोई बात तो है। चलें भाई, तो हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। आप ये देखें, हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर कि फ्रेजल वर्ब्स, अब इसके अंदर तो प्रपोजिशंस की कोई लिमिट ही नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से प्रपोजिशंस की कोई लिमिट ही नहीं है। और अब यहाँ पर आप ये देखें कि जब आप फ्रेजल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, अब मिसाल के तौर पर गिव कलर, गिव के बाद आप अप लगाते हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं तर्क कर देना, छोड़ देना। गिव के बाद प्रपोजिशन इन लगाएंगे तो इसका मतलब होगा हार मान लेना। गिव के बाद आप प्रपोजिशन अवे लगाते हैं, गिव अवे तो बांटना, तकसीम करना है। और तो गिव अवे का मतलब जो है ना वो बांटना, तकसीम करना है। अच्छा, अब आप यहाँ पर इसी तरह आप देखें कि मिसाल के तौर पर आपके पास वर्ब है लुक, आप लुक अप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लुक अप टू की एक्सप्रेशन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, आप लुक फॉरवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू की एक्सप्रेशन, या लुक फॉरवर्ड या लुक फॉरवर्ड टू दोनों सेम मतलब के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। लुक थ्रू का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फॉल का लफ्ज़ है, फॉल थ्रू, फॉल का मतलब कुछ और है, जब आप फॉल थ्रू इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, फॉल इन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। अब इन तमाम सूत्रों के अंदर आप देखें कि इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब्स के अंदर ये प्रपोजिशंस की जो एप्लीकेशन है फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, और इसके हवाले से तो कोई रूल्स
या कोई लॉजिक भी नहीं है कि ये प्रपोजिशन लगाएंगे तो ये वाला मीनिंग बनेगा, ये लगाएंगे तो ये वाला मीनिंग। यहाँ कोई लॉजिक भी नहीं होती जब वो फ्रेजल वर्ब्स के साथ ये प्रपोजिशंस जो है ना इस्तेमाल होती, किसी न किसी फ्रेजल वर्ब्स के साथ जब ये इस्तेमाल हो रही हो तो फिर इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये चीज़ खास तौर पर जो है ना वो ज़हन में रखें। हाँ, रूल्स रेगुलेशंस प्रपोजिशंस के हवाले से उस वक्त होते हैं जब वो टाइम के हवाले से इस्तेमाल हो रहे हो, प्लेस के हवाले से इस्तेमाल हो रहे हो, ये प्रपोजिशंस जो है ना, तो उस वक्त जो है ना वो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है ना वो फॉलो करेंगे। और उस सिचुएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं भी। जब ये मतलब वर्ब्स के बाद आकर उन वर्ब्स के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर फ्रेजल वर्ब्स बना रहे हैं, तो फिर वहाँ कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ही नहीं। फिर आपको एज इट इज ज़हन के अंदर रखना पड़ता है कि जी गिव अप का मतलब ये है, गिव इन का मतलब ये है, गिव अवे का मतलब ये है। फिर उसको जो है ना वो एज इट इज आपको जो है ना ज़हन के अंदर रखना पड़ता है। ये चीज़ जो है ना वो ज़हन के अंदर रखें। अच्छा, अब हम कुछ और मतलब प्रपोजिशंस के हवाले से बात करें। अच्छा, आप ये देखें, अब मिसाल के तौर पर आप गौर करें, आप प्रपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं मनी और बैंकिंग के हवाले से। इस हवाले से हम प्रपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें बेटा कि जब आप मनी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे प्रपोजिशन फॉर। जैसे मिसाल के तौर पर हम उर्दू में तो ये कहते हैं कि मैंने ये किताब 500 रुपए में खरीदी, 500 रुपए में खरीदी, या कुछ लोग बोलते हैं 500 की खरीदी। लेकिन इंग्लिश के अंदर आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे फॉर। I bought this book for 500 rupees. I bought this book for 500 rupees. जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बुक से एग्जांपल दी जाए, जैसे बेटा कि वो जो आपकी बुक 1 के अंदर ही लेसन है डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, तीसरा लेसन है गालिबन, वो जो मार्स के ऊपर जो है ना वो गए हुए हैं, डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट। अब वहां पर देखें बिटरिंग फैमिली जो है वो मिस्टर बिटरिंग, हैरी बिटरिंग जो है ना वो लोगों को कहता है जब ज़मीन से खबर जाती है कि एटम बम गिरा दिए गए हैं न्यूयॉर्क पर और सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है, और अब वो खुद जो है वो एक स्पेस रॉकेट बनाने का जो है ना वो सोच रहा खुद जो है। अब वो जो लोग वहाँ पर उसके इर्द गिर्द हैं उनमें से एक उसे ऑफर करता है कि आई हैव गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल इन माई मेटल शॉप। वो उसे कहते हैं कि मेरी मेटल शॉप में कि पूरी की पूरी लोड में, पूरी मिकदार में वो धात मौजूद है, एंड आई शैल सेल यू दैट मेटल for $500। अब देखो वो कहते हैं कि मैं $500 में तुम्हें वो धात बेच दूंगा। देखिए वहां उसने बोला है कि आई शैल सेल यू दैट मेटल फॉर $500 फॉर। अच्छा, इसी तरह चेक है, चेक की अमाउंट आप बता रहे हैं कि ये चेक 10,000 रुपए का है, 50,000 रुपए का चेक। अब देखो उर्दू के अंदर हम कहते हैं इतनी अमाउंट का चेक है, लेकिन आप इंग्लिश में बोलेंगे अ चेक फॉर ₹50,000। अ चेक फॉर ₹50,000 उर्दू के अंदर आप ये बोलेंगे अ चेक फॉर ₹50,000। उर्दू के अंदर, सॉरी, इंग्लिश के अंदर आप ये बोलेंगे। उर्दू में हम कहते हैं जी 50,000 का चेक। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि ये मुस्लिम बैंक का चेक है। अब ये बैंक का नाम आ गया, तो उस सूरत में आप देखिए आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे अ चेक ऑन एमसीबी बैंक। उस सूरत में प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे ऑन, अ चेक ऑन एमसीबी बैंक।
a check on Allied Bank, a check on UBL। तो ये चीज जो है ना वो ज़हन के अंदर रखें कि जब हम कह रहे हैं ना कि इस बैंक का चेक है तो हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन, अ चेक ऑन UBL। जब आप अमाउंट की बात कर रहे हैं तो आप प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे फॉर, कि इतनी अमाउंट का चेक है। और अच्छा देखें, फिर बाज़ वक़्त हम पर्सन का नाम देते हैं कि ये फला पर्सन का, लेकिन उस सूरत में आप बोलेंगे ऑन द नेम ऑफ दिस एंड दिस पर्सन, दिस चेक इज ऑन द नेम ऑफ दिस एंड दिस पर्सन। ये इस पर्सन का, या कंपनी, किसी कंपनी के नाम वो चेक होता है, जो पर्टिकुलर कंपनी वो चेक ड्रॉ करा सकती है या अपने इस्तेमाल में ला सकती है कोई पर्टिकुलर कंपनी। तो उस सूरत में अ चेक ऑन दिस एंड दिस नेम। तो ये चीज जो है ना, ये मनी, बैंक और चेक के हवाले से ये जो प्रपोजिशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी खास तौर पर जो है ना वो ज़हन के अंदर रहने चाहिए कि इस सूरत में आप कौन कौन सी प्रपोजिशंस जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अच्छा फिर आप ये देखें, आप हम चेयर के हवाले से प्रपोजिशन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं इन द चेयर, लेकिन आप जानते हैं ऑन द चेयर का लफ्ज भी आप इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखें, जब तक चेयर सामने नहीं है या चेयर की डिस्क्रिप्शन हमें नहीं पता, तो फिर इन द चेयर भी ठीक है, ऑन द चेयर भी ठीक है, दोनों ठीक है, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ठीक है। अगर आपको चेयर की डिस्क्रिप्शन नहीं पता, चेयर की शेप नहीं पता, तो फिर इन द चेयर भी ठीक है, ऑन द चेयर भी ठीक है। लेकिन जब आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो मालूम हो जाएंगी, आपको पता है कि उसके, देखें आम चेयर होती है, दोनों साइड पे बाजू लगे होते हैं, या एक साइड पे बाजू लगा हुआ है, या उसके बाजू हैं ही। अगर तो वो दोनों साइड पे या एक साइड पे उसका बाजू है तो फिर होता है इन द चेयर, और अगर है ही नहीं तो फिर ऑन द चेयर। जैसे स्टूल है तो फिर आप ऑन द स्टूल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इन द स्टूल कभी मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ऑन द स्टूल आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ऑन द सोफा, ऑन द बेड, सिटिंग ऑन द बेड। अच्छा, अब यहां पर आप देखें, ऑन द बेड जब आप बोलते हैं तो फिर तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन इन द बेड, ही इज इन द बेड, ये एक्सप्रेशन भी हुआ करती है। तो इन द बेड का मतलब होता है स्लीपिंग और लाइंग, स्लीपिंग और लाइंग, लेटा हुआ है या सो रहा है, उस सूरत में आप इन द बेड कहेंगे, उस सूरत में ऑन द बेड नहीं है। और ऑन द बेड है, बैठे हुए हैं, बिस्तर पे बैठे हुए हैं, तो उस सूरत में ऑन द बेड है। ऑन द सोफा ठीक है, इन द सोफा की एक्सप्रेशन नहीं हुआ करती, ऑन द सोफा की एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ऑन द स्टूल ठीक है, ऑन द चेयर भी ठीक है, और इन द चेयर, और वो आपको डिटेल जो है ना वो बता दें। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म की प्रपोजिशंस जो है ना वो हमने डिस्कस की। अब ये अच्छी तरह से आप लोग ज़हन में रख लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन ज़रूर किया कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।